नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त के बारे में बात की थी, जो मौर्य साम्राज्य की जिन्होंने स्थापना की थी। आज हम बात करेंगे अशोक के बारे में, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक हुए और प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासकों में से एक हैं चंद्रगुप्त अशोक। उनके बारे में बात करेंगे। इनके पहले बिंदुसार, इनके पिता जो थे वो राजा थे। उनके बारे में ज़्यादा प्रभावी नहीं है भारतीय राजनीति में वो, प्राचीन भारतीय इतिहास में, क्योंकि उनका काल बहुत सारी विजयों के लिए नहीं जाना जाता है, थोड़ा बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें ये बिंदुसार की बात करते हैं। तो बिंदुसार जाने जाते हैं जो यूनानी राजा थे, क्योंकि हमने बिल्कुल देखा हुआ है कि जब सिकंदर यहाँ से जा रहे थे तो जो उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बचा हुआ था, आजकल के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, तो उन्होंने अपना राज्य, जो बहुत सारे वहाँ के यूनानी थे जो उनके साथ शासक आए हुए थे, उन 5 यूनानी शासकों में बांट दिया था। उन्हीं के साथ इनके संबंध के लिए जाना जाता है। बिंदुसार ने उन्हीं के साथ जो संबंध था उसे मजबूत किया, या फिर आप ऐसा करिए कि उनके साथ संबंधों को बढ़ाया, जिससे जो है तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थिरता थी वो बढ़ रही थी। मतलब आगे ये क्लियर किया कि बिल्कुल हमारी तरफ से ना आपके ऊपर आक्रमण होगा, ना आपके द्वारा हमारे तरफ से कोई आक्रमण होगा, इस तरह की बातों को क्लियर किया। तो इसलिए बिंदुसार का शासनकाल उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है एज कंपेयर के अशोक के। तो आज हम अशोक के बारे में बात करेंगे। अशोक का नाम जरूर आप सभी ने सुना होगा और अशोक के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे। तो एक वर्ड बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला, भारतीय इतिहास में पहला एक ऐसा शासक है, मिशनरी शासक है, जिसने क्या किया हुआ है, अपने धर्म का प्रचार किया हुआ है। आगे चल के अभी हम देखेंगे। आप लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक को जाना जाता है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म के नाम से कभी बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया, इन्होंने अपने धर्म की सीखों को, जिसको इन्होंने कहा है धम्म, इन्होंने धम्म की सीखों का प्रचार किया जो प्रभावित थी बौद्ध धर्म से। बिल्कुल ये प्रभावित थी। यहां पर कहीं से कहीं तक ये बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की सीखों की बात नहीं कर रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रभाव है, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बाकी ये दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। और सभी जनता और सभी धर्म किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि जबरदस्ती हमारे धर्म को अपनाए। तो आज उन्हीं अशोक के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अपने राज्य विस्तार की नीति को कैसे त्यागा और कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक कल्याणकारी राज्य की ओर वो बढ़ गए। तो अब हम अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में अपना शासन स्थापित किया, सत्ता हासिल की अपने पिता की मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु के बाद। और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में आपने कहानी में भी सुना होगा कि अशोक बचपन मतलब स्टार्टिंग में बहुत क्रूर थे, चंड अशोक कहलाया जाता था इन्हें। और अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक मूवी भी बनी हुई है इनके ऊपर, अशोका करके एक मूवी है, उसमें शाहरुख खान हीरो हैं। और तो उस मूवी में दिखाया गया है कि ये बहुत ही क्रूर हुआ करते थे। अब ये जो क्रूरता वाली बात है, ये बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ज़्यादा बताई गई है। क्योंकि क्या है, इनको ये दिखाना था, बौद्ध जो धर्म ग्रंथ थे या फिर बौद्ध जो साहित्य थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि अशोक पहले बहुत क्रूर शासक थे, जिन्हें चंड अशोक कहा गया है। और बाद में क्या होता है कि जब ये बौद्ध धर्म से संपर्क में आते हैं तो इनका हृदय परिवर्तन होता है। मतलब शायद ये ऐसा भी माना जा सकता है कि किंवदंती है, ऐसे इतना क्रूर ना भी रहे हो। इनको अपने धर्म की महानता को दिखाने के लिए ऐसा कुछ बताया गया हो कि इतने क्रूर थे। फिर भी ऐसा माना गया है कि प्रारंभ में कलिंग विजय से पूर्व तक, जब तक इन्होंने कलिंग को नहीं जीता है, कलिंग युद्ध नहीं किया है, उससे पूर्व तक पुराने राजाओं की भांति इनकी भी नीति युद्ध की थी और बाहर के राज्यों से मतलब युद्ध करके अपने राज्य में कैप्चर कर लेने की नीति का पालन इनके द्वारा किया गया है। जो कौटिल्य के द्वारा नीति बताई गई थी अपने राजा मतलब चंद्रगुप्त को कि छोटे छोटे राज्यों को जीतते चलो, जो तुम्हारे साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकते हैं उन राज्यों को भी जीतते चलो और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करो, उसी नीति को अशोक के द्वारा अपनाया गया था। इनके द्वारा जब शासन में ये व्यवस्थित हुए, शामिल हुए, तो इन्होंने वही नीति अपनाई। और 261 ईस्वी पूर्व में जब तक कलिंग का युद्ध नहीं होता है तब तक इनके द्वारा यही विजय की नीति का पालन किया जाता है। अशोक का टाइम पीरियड एक चीज के लिए और इंपॉर्टेंट है। अब अशोक के टाइम पीरियड के बाद से ही क्या प्रारंभ हो जाएगा, लेखन की कला का लिखने की कला बहुत तेजी से प्रारंभ हो जाएगी। और जो चीजें हैं तो साहित्यिक रूप से भी मिलने लगेंगी। जो प्रमाण है तो हमारे पुरातात्विक ना रहकर साहित्यिक रूप से भी प्रमाण मिलने लगेंगे और लेखन का प्रारंभ हो जाएगा। और अशोक का जो मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनका जो मुद्रा राक्षस, क्योंकि उनका सिर्फ दो ग्रंथों की बात की गई है,
दो ग्रंथ थे जो मुद्रा राक्षस था और अर्थशास्त्र था। उन्हीं से चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड की जानकारी मिल रही थी, बिंदुसार के टाइम पीरियड की जानकारी मिल रही थी, पर वो उसी टाइम के ग्रंथ होते नहीं, बाद में संकलित किए गए। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बाद में संकलन के कारण यथास्थिति की जानकारी हमको पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी। तो पर इसमें जो अशोक का टाइम पीरियड है, तो इस टाइम में ज्यादा ये माना जा सकता है कि अशोक के बारे की जो जानकारी है वो ज्यादा प्रमाणिक है। क्योंकि क्या हो रहा है, अशोक के जो पूरे टाइम पीरियड की जानकारी है वो अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे जानकारी मिलती है। बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, 47 स्थानों से भारत में बहुत जगह प्राप्त हुए हैं। और मेनली कहां से प्राप्त हुए हैं, ये भारत के क्षेत्र से और अफगानिस्तान, यूनान आदि के क्षेत्रों में भी ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो जिन शिलालेखों के प्राप्त होने से हमको ये बिल्कुल जानकारी हो जाती है, इनके जो धर्म आदेश हैं या फिर जो राज्य आदेश हैं उनको क्रम वाइज हम देखते हैं, और जिससे हमें यह पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में कैसी व्यवस्था थी, इसकी हमको पूरी जानकारी हो पाती है। तो जो इतिहास का लेखन है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पीरियड से एक्यूरेटली, और जिसके पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे और साहित्यिक प्रमाण भी इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया, 5 कैटेगरी में। लघु शिलालेख हैं, बृहद शिलालेख हैं। उसमें मेन जो शिलालेख हैं बृहद शिलालेख, वो 13 शिलालेख हैं। उन्हीं के बारे में देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। मेनली यहां पर अशोक धर्म का आदेश देते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि ये धर्म की बात करते हैं। इनका धर्म सिर्फ जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित है। बिल्कुल आप क्लियर रखिए कि कहीं पे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी को, जैसे बोला जाता है कि बहुत सारे मिशनरी सुना होगा आपने, बहुत सारे और धर्म के लोग होंगे कि धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ऐसा इनका काम नहीं था कि किसी भी देश में गए हैं, श्रीलंका में गए तो जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। ऐसे शासक नहीं थे। इन्होंने धर्म की बात की है, जो बौद्ध धर्म का क्रक्स है, जो मेन बात है, उनको फॉलो किया है, जिसको सभी को मानना चाहिए, ऐसी ये बात करते हैं। तो इनमें मेनली इनके धर्म में क्या आदेश दिया गया है लोगों को, ये बात करते हैं अहिंसा की। चाहे वो अहिंसा प्राणी मात्र के साथ हो, जानवर के साथ हो, किसी के साथ भी अहिंसा की बात करते हैं। सत्य बोलने की बात करते हैं, सत्य के आचरण करने की बात करते हैं, चोरी ना करने की बात करते हैं। मतलब जो नागरिक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करते हैं। बेसिकली अपने नागरिकों को एक अच्छा आचरण करने की बात करते हैं। ये कहीं से कहीं तक ये नहीं करते कि अगर आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म में विश्वास कर रहे हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं तो आप आके बौद्ध बन जाइए, जैन धर्म के हैं तो बौद्ध बन जाइए, ऐसा ये नहीं बोल रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनकी ये बात करते हैं, जो किसी भी जीवन जीने के लिए, और जो कोई भी धर्म है उसका बेसिक क्रक्स यही होता है कि जो ऐसी चीजों की बात करें जिससे मानवता का विकास हो, मानव का सर्वांगीण विकास हो, उन चीजों की बात करते हैं। और इन्होंने बहुत सारे पापों के बारे में बताया है। इसी धर्म में जो धर्म की साधना में जो बाधक तत्व हैं, पाप हमारे क्या होंगे, बाधक तत्व, उन बाधकों से भी दूर रहने की बात की है। जैसे ईर्ष्या, द्वेष, ये हमको नहीं पालना चाहिए किसी के प्रति, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस टाइप की चीजों को इन्होंने बताया है। इनके धर्म में इनकी बातें की गई है, कहीं से कहीं तक बौद्ध धर्म की बात नहीं की जा रही है। तो इस तरह क्या हुआ है कि लोगों को एक अच्छा संरक्षण प्राप्त हुआ है। इन्होंने राजा का उच्च आदर्श स्थापित किया, जो कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में बताया हुआ है कि राजा को अपना उच्च आदर्श स्थापित करना चाहिए। राजा, इन्होंने बहुत सारे इनके शिलालेख हैं उनमें यह बताया है, बार बार अपने जो सैनिक हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेसी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई थी शासन की, जो हम देखेंगे आगे मौर्य शासनकालीन में, तो प्रशासन की जो इतनी अच्छी व्यवस्था थी, तो उसमें बात करते हैं ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं इनके, इन प्रशासनिक अधिकारियों को ये बोलते हैं कि राजा, बिल्कुल आपको प्रजा को ये यकीन दिलाना है कि राजा आपके पिता हैं। इनके एक अभिलेख में जानकारी हुई है कि प्रजा को, कोई भी प्रजा प्रत्येक किसी भी क्षण राजा से मिलना चाहती है तो उसे मिलने की परमिशन थी। तो यहां पर यह बताया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल आदेश दिया। इन्होंने शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है कि राजा आपके पिता के समान है, और इन्होंने खुद एक अच्छा आचरण प्रस्तुत किया जनता के सामने, और जो है तो यह बताया कि राजा आपके पिता के समान है, राजा आपकी रक्षा के लिए है, राज्य आपकी रक्षा के लिए है, तो आप बिल्कुल राज्य के पास आ सकते हैं किसी भी मदद के लिए, किसी भी सहायता के लिए। बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए, बहुत सारे शिलालेख छपवाए जिसमें लोगों को आदेश दिया, बताया, धर्म का उपदेश दिया और अच्छे मार्ग पर चलने की बात की। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के संबंधित थे तो इन्होंने दूसरे धर्म की व्यवस्था नहीं की या फिर उनमें जो है तो कट्टरता की भावना थी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सहिष्णु थे। ब्राह्मणों को भी प्रॉपर दान दिए हैं, जितना दान इन्होंने भिक्षुओं को दिया है वैसे ही ब्राह्मणों को भी पैट्रोनेज दिया हुआ है, अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया है, और बौद्ध भिक्षुओं को, जैन भिक्षुओं को, इनको भी अपने यहाँ स्थान प्रदान किया हुआ है अशोक के द्वारा। अब इनके जो
इन्हीं के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ, मौर्य साम्राज्य सबसे ज़्यादा दूर तक फैला। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर भारत में दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। कर्नाटक में इसके 3 जो है तो बहुत सारे कर्नाटक में भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर शिलालेख प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसा मान सकते हैं आप कि वहाँ इनके राजा के प्रभुत्व का क्षेत्र है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या किसी दूसरे की टेरिटरी में कोई अपना शिलालेख स्थापित कर सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, इनका जो है तो यूनान अफगानिस्तान के एरिया तक इनका प्रभाव था। अलग बात है कि वहां पर कोई और शासन कर रहा था, राज परिवार से संबंधित था या फिर कोई मैत्री वाला राज था, वहां पर वो शासन कर रहे थे, पर बेसिकली उनका प्रभाव वहां तक था। अशोक का नाम कहीं पर भी इनके शिलालेख में अशोक नहीं आता है। यहां पर देवान प्रियम करके नाम आता है। अशोक सिर्फ 4 जगह आता है, कर्नाटक में है 3 जगह, वहां पर जो शिलालेख मिले वहां पर अशोक नाम आता है, और एक जगह मध्य प्रदेश में जो गुर्जरा है, गुर्जरा अभिलेख है, उसमें जो है तो अशोक का नाम, ये आपको याद रखना है, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक आता है, बाकी जगहों पर देवान प्रियम करके ही नाम आता है। तो अभी चलते हैं अभिलेखों को देखते हैं कि अभिलेख में अशोक ने क्या क्या बताया है, कौन कौन से अभिलेख इसके इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम मेनली 13 जो बृहद अभिलेख है उनके बारे में बात करेंगे कि किसके बारे में इन्होंने चर्चा की है, क्या बताया है उनमें। तो पहला शिलालेख होगा। अब इसमें आप बिल्कुल हर में देखेंगे कि इसमें जो है तो यही शिक्षा दी जा रही है, विशेष में धर्म की शिक्षा है और किसी किसी में राजा के आदेश हैं। तो यहां पर पशु बलि की बात की गई है। पहला जो शिलालेख है इनका, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है और समारोहों पर पाबंदी लगाई गई है। तो बिल्कुल ये वाला बात करता है कि हम किस पे बात नहीं करेंगे, हम जो है तो जो भी पाखंड फैला हुआ है, क्योंकि जो ब्राह्मणत्व का धर्म था पाखंड का विरोध करता है। ये बहुत सारे सामाजिक अनुष्ठान हुआ करते थे, अनुष्ठानों का इन्होंने विरोध किया है कि आपको क्या करना है, जो बहुत सारे समारोह होते हैं उनमें लोग पैसे खर्च करते हैं। आपने आजकल भी देखा होगा कि बड़े लोग शादी में ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, तो फिर जो गरीब तबका रहता है वो भी उन्हीं की मतलब कंपटीशन में क्या करता है, वो भी पैसे खर्च करता है और वो कर्जदार हो जाता है। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट किया था कार्यक्रम की क्या करेंगे, हम शादियों में कम से कम खर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो गरीब परिवार है उनको ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। पर वो प्रथा धीरे धीरे शायद हमारे यहाँ बंद होगी, अभी भी खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है समारोहों पर पाबंदी लगाई गई है। तो बिल्कुल उन समारोहों पर पाबंदी लगाई जाती है विलासता की ओर बढ़ाते हैं, आनंद को बढ़ाते हैं, उनके बारे में बात की गई है। सड़कों का निर्माण किया गया है, लोक कल्याणकारी, यहाँ पर बिल्कुल लोक कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं, चिकित्सालय खोले गए हैं और चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है। जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है। यहां पर अशोक ने ही क्या स्टार्ट किया, क्योंकि अहिंसा की बात करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो पशु बलि का विरोध करते हैं। और इसी टाइम पीरियड से स्टार्ट होगा एक नई चीज। तो इसमें क्या होगा कि दासों की स्थिति में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से दास, चाहे वह खेती में दास रहे हों या फिर जो घरेलू दास होते हैं, वो शूद्र हुआ करते थे। और वो बेसिकली क्या करते थे, और कुछ लोग किसमें संलिप्त थे, मछली पालन में, आखेट करने में, तो पशुओं की बलि देने में। तो इन सब चीज, अब उनका जो काम था मछली पालन का, उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब अगर वही काम बंद कर देते हैं, अशोक के शासनकाल में जैसे पशु बलि बैन हो गई, तो वो क्या खाएंगे या फिर कहां रहेंगे। तो इससे निपटने के लिए अशोक ने क्या किया, अशोक ने उन्हें पकड़ के लाया, बोला कि हम आपको लैंड उपलब्ध कराएंगे, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, आप क्या करना स्टार्ट करिए, आप खेती करना स्टार्ट करिए। तो इन्होंने बात की कि जो दासों की स्थिति है, दासों की स्थिति में परिवर्तन यहीं से होना स्टार्ट हुआ है। अशोक के टाइम पे परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर प्रादेशिक और राजुक, एक राजुक न्याय व्यवस्था के लिए एक अधिकारी बैठाया गया जिसका नाम राजुक बोला गया है। और इसको क्या था कि प्रादेशिक स्तर पे या फिर राज्य के स्तर पे ये सभी जगह नियुक्त होता था और न्याय करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। न्याय भी पूरी तरह से डिवाइड था, जैसे आज की व्यवस्था में कि फौजदारी मामले अलग से डिसाइड होते थे और दीवानी मामले अलग से डिसाइड होते थे, वैसी व्यवस्था पहले भी थी। भेरी घोष को के स्थान पर धम्म के घोष की बात की गई है। जो युद्ध में भेरी घोष बजाया जाता है, युद्ध में जाने से पहले जो साउंड क्रिएट किया जाता है, उसके स्थान पर बात की गई, धर्म की बात की गई है कि अब हम युद्ध से आगे बढ़ गए हैं और धर्म की बात करने लगे हैं और हम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल शांति की बात यहां पर की गई है। धम्म महामात, अब यहां पर एक अधिकारी है जो धार्मिक अधिकारी है, ये धार्मिक अधिकारी है। ये किसकी बात कर रहा है, धार्मिक अधिकारी ये देखने का कार्य करता है कि जो प्रदेश की जनता है या फिर लोग हैं, तो वो इसका पालन कर रहे हैं, हमारे धर्म का नहीं कर रहे हैं। और अगर जो लोग इनके धर्म के पालन करने में कुछ लोग अगर
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उनको भी दंड वगैरह देने का काम ये धम्म महामात्र के द्वारा किया जाता था। ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई थी, वो भी अलग से एक स्त्रियों के लिए धम्म महामात्र अलग से हुआ करते थे। जनता का राजा से संपर्क, यहां पर बिल्कुल कहा गया है कि राजा प्रत्येक समय जनता के लिए उपलब्ध है, जनता जब भी राजा से मिलना चाहती है तो मिल सकती है। धार्मिक सहिष्णुता, यहां पर यह देखिए कि भले ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है इनका जो भी धर्म है, पर यह बिल्कुल बात कर रहा है कि सभी धर्मों में आपसी सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ावा देता है और सहिष्णुता की भावना को यह बढ़ावा देता है और सबके साथ और सबके विकास वाली बात करता है। इनके एक कोट्स आता है कि जियो और जीने दो, चाहे वो पशुओं को हो चाहे वो मनुष्यों को, सभी के बारे में ये बात करते हैं। आखेट के बदले, क्योंकि राजा आखेट खेलने जाया करते थे, दूर दूर यात्राएं किया करते थे, उन यात्राओं को धम्म की यात्रा में बदला गया है। नेपाल में लुम्बिनी में जाते हैं, ये बोध गया जाते हैं जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत सारे स्तूप बनवाते हैं, 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया है। और क्या करते हैं, ये धम्म की यात्रा करते हैं। तो इन यात्राओं के द्वारा इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो राजा ने आखेट से सीधे आगे शिकार से आगे बढ़ गए हैं और ये धर्म की बात कर रहे हैं। अब विवाह, जन्मोत्सव आदि पर जो खर्चीले, वही समारोहों पर पाबंदी कर दी गई है। विभिन्न संप्रदायों के बीच में असंतोष से चिंतित थे। क्या हो रहा है कि जब इन्होंने क्या किया है, राजा ने क्या किया, राजा ने जब बलि को बैन कर दिया। अब ये बलि किससे संबंधित था, ब्राह्मणवादी परंपरा से संबंधित था। बहुत सारे अनुष्ठान हो रहे थे, बलियों को बैन कर दिया गया, अनुष्ठानों को बैन कर दिया गया। तो जो ब्राह्मण थे उनमें संतोष प्राप्त हो गया। अभी हम जब पतन की बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, तो यह भी एक कारण होगा कि ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा संतोष व्याप्त हो गया था। तो जो ब्राह्मण असंतुष्ट थे, इससे अशोक चिंतित थे और इनके बारे में बताया गया है। जो ये 10वां शिलालेख है वो बात करता है कि राजा अशोक क्या थे, इस वाली बात से बिल्कुल चिंतित थे कि विभिन्न जो मेरी विचारधारा जो है, बिल्कुल आप देख भी रहे होंगे कि जो विचारधारा राजा अशोक की है वो इसकी है कि हम आज इनको आगे चल के बोला जाएगा, जब इतिहास में स्थान की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि पुराने समय में एक ऐसा राजा जो आधुनिक सोच रखता हो, जो शांति की बात करता हो। तो ऐसे राजा के लिए ये चिंतित बात थी कि जो और विचारधारा और संप्रदाय के लोग हैं वो इतनी अच्छी पॉलिसीज के बाद भी असंतुष्ट क्यों हो रहे हैं। तो इसमें उनकी चिंता के बारे में बताया गया है। इसमें धर्म की व्याख्या की गई इस शिलालेख 11 में, और स्त्री महामात्रों, धार्मिक सहिष्णुता, इसमें जो स्त्रियों के लिए महामात्र की व्यवस्था है वो शिलालेख 12 में बात की गई है। 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक के राज्य के या फिर राज्य अभिषेक के बाद 8वें वर्ष में अशोक 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय करते हैं और वहीं से इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और एक जो राजा बढ़ाना चाहता था अपने साम्राज्य को, वो आगे चलकर क्या बात करने लगता है, शांति की बात करता है। तो 17वें शिलालेख जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत इससे एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के किस शिलालेख में जो है तो कलिंग की युद्ध का वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में वर्णन है। 8वें वर्ष में युद्ध अशोक ने लड़ा था। अब आंतरिक नीति की बात करेंगे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात करेंगे कि कैसे अशोक ने इन चीजों को मेंटेन किया, अपने साम्राज्य को भी चलाया और जो है तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दिया। तो प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी डिटेल की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, पर थोड़ा देख लेते हैं। अशोक ने प्रशासन पर ध्यान दिया, ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था की, खुफिया विभाग, स्पाई, यहां पर जासूसी की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी चाणक्य के टाइम से ही, जिसको इन्होंने बनाए रखा, जासूस बने। बहुत सारे जैसे सराय बना दिए गए थे, यात्री प्रतीक्षालय बना दिए गए थे, या फिर गरीबों के भोजन के लिए स्थान बनाए गए थे। वहां पर बहुत जगह ऐसे आता है कि अशोक खुद जाते हैं भेष बदलकर और चेक करते हैं कि जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जासूस और प्रशासनिक अधिकारी, आप ऐसा समझ सकते हैं आज के संदर्भ में कि ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी। इसी शासन व्यवस्था की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था कहां पर यूज की गई है, शिवाजी के द्वारा यूज की गई। शिवाजी के द्वारा भी बहुत सारे जो बनाए गए थे मंत्री, वो इसी व्यवस्था से इंस्पायर्ड हो सकते हैं क्योंकि ये पहले की बात है, तो यहां पर ऐसी बात थी। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। अब बिल्कुल एक चीज ये समझिए कि यहां पर शांति की बात, बौद्ध धर्म से जो शांति का संदेश लेकर आए हैं, ये अशोक एक सबल राजा होने के बाद शांति का संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य था इनका। आप भारत के नक्शे को अगर देख रहे होंगे तो यहां पर ये पूरा एरिया भी यहां पर इनके पास था, इधर का एरिया यहां तक, साउथ इंडिया तक, इधर का भी एरिया, पूरा एरिया इनके पास था। तो क्या हो रहा था
कि ये बड़ा साम्राज्य था, इन्होंने बहुत सारी जीतें अर्जित कर रही थी, लोग इनके नाम से डरते थे, छोटे मोटे राजा तो बहुत ही डरते थे। ठीक है, तो क्या था कि ये अशोक के द्वारा ही ऐसी नीति को अपनाया जा सकता था। अगर कोई छोटा राज्य है वो शांति की नीति को नहीं अपना सकता है, क्योंकि अगर बड़ा राज्य उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो अगर वो स्वरक्षा नहीं करेगा, अहिंसा का पालन करेगा तो अपने राज्य को खो बैठेगा। तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर जो अशोक की नीति है वो सम्राट अशोक मौर्य के शासक के द्वारा ही अपनाया जा सकता था, क्योंकि इतने बड़े शासक का आधिपत्य है, वो दूसरे के ऊपर आक्रमण करके कैप्चर करता था। तो उन्होंने दूसरों के ऊपर आक्रमण करना बंद कर दिया, शांति की नीति को अपनाया, अपने दूत भेजे, शांति दूत भेजे दूसरे जगह, तो यह बताया कि हम आपके ऊपर अब आक्रमण नहीं करेंगे, आप अच्छे से अपने साम्राज्य को चलाइए और हमारे साम्राज्य के साथ मित्रवत संबंध रखिए। यह एक बड़ा राजा कर सकता है छोटे राजा के साथ, एक छोटा राजा शांति की बात नहीं कर सकता है। अखनातून एक जन होंगे, वो आगे चल के वो भी मिस्र में समकालीन ही थे, पर अशोक से बहुत पहले के राजा हैं, उन्होंने भी शांति का संदेश दिया, पर उनके बारे में अशोक को जानकारी नहीं थी, वो तो बाद में होती। अशोक एक ऐसे राजा हुए हैं कि पहले ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म का प्रचार किया है, अपनी बातों को चारों ओर फैलाया है, लोगों से सीधा संपर्क किया है, पढ़े लिखे लोगों से सीधा संपर्क किया है और बताया है कि हम कैसे शासन को चलाएंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने यूनान, श्रीलंका, दक्षिण भारत, अब श्रीलंका बोल रहे हैं, दक्षिण भारत वाला एरिया भी, श्रीलंका वाला एरिया एक सेम ही है, तो यहां पर अपने बच्चों संघमित्रा को भेजा था, महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, इंडोनेशिया भेजा था, इन जगहों पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब क्या है कि आपको पता होगा कि इन जगहों पर अभी बौद्ध धर्म फ्लॉरिश हो रहा है, बढ़ रहा है, चीन में बढ़ रहा है, पर भारत में हमारे खुद ही ये बौद्ध धर्म धीरे धीरे नष्ट हो गया है। उसके बारे में हमने बात की थी बौद्ध वाले लेक्चर में कि कैसे ये नष्ट हो गया है, पर भी इन जगहों पे प्रचार करने का काम अशोक के जो भेजे गए अधिकारी थे उनके द्वारा किया गया और धर्म का प्रचार किया गया। इन्होंने धम्म का प्रचार किया, इनकी शिक्षाएं, जो धम्म की शिक्षाएं थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, पर इनका मूल उद्देश्य क्या था? मानव जाति का उत्थान था, अपनी प्रजा का उत्थान था, यही उनका उद्देश्य था। अपने जमाने के एक आधुनिक राजा हुआ करते थे, एक नई सोच के साथ आए थे और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें इन्होंने, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने शांति की नीति को अपना लिया तो सेना को समाप्त कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अपनी सेना को बने रहने दिया। सेना में घुड़सवार सैनिक थे, पैदल सैनिक थे, रथ थे और घोड़े थे, इनका प्रयोग ये लोग किया करते थे और कुछ जो है तो हाथियों से चला करते थे। तो इस प्रकार की चतुरंगणी सेना इनके पास थी, इनके पास बहुत बड़ी सेना थी, प्रशासन की बहुत बड़ी मशीनरी थी, अच्छे से काम सब कुछ हो रहा था। ये अपने यहाँ इन्होंने सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया था। जो भौतिक चीज़ों की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, हम बात करेंगे मौर्यों की जो शासन व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, उनको भी देखेंगे। तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे अशोक ने या फिर अन्य राजाओं ने कैसी व्यवस्था लोगों को प्रदान की। तो यहाँ पर सिक्कों के माध्यम से, पंचमार्क सिक्के आपने सुने होंगे, पंचमार्क सिक्कों का उपयोग इनके द्वारा किया गया, मौर्यों के द्वारा स्टार्ट किया गया पंचमार्क सिक्कों को, और बताया गया कि और सबको जो वेतन दिए जा रहे हैं प्रॉपर इनके द्वारा वेतन दिया गया है, कृषि भूमि को बढ़ाया गया, सिंचाई की व्यवस्था की गई है और प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास किया गया है। अब लास्ट में आते हैं अशोक के बारे में काफी कुछ जानकारी, फैक्ट पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं हम, फैक्ट, क्योंकि फैक्ट पे तो आप फैक्ट बुक पे भी लिखे हुए, आप अगर अशोक के क्रक्स को समझ लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो कैसे शासक थे, कैसे उन्होंने शासन को चलाया, तो अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर याद करने में आसानी होगी। शिलालेख जरूर आप याद रखिएगा, और भी बहुत सारी है। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अपने यहाँ कराया था, क्योंकि बौद्ध धर्म पाटलिपुत्र में हुई थी, इसको भी देख लीजिएगा, अशोक के शासन में ही हुई थी। तो अब अशोक के शासन में, इतिहास में अशोक का क्या स्थान है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि अशोक ने इतिहास में क्या योगदान दिया, क्या किया। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अशोक पहले मिशनरी शासक हुए हैं। मिशनरी मतलब जो धर्म का प्रचार करता है वैसा शासक हुआ है, पर इनका जो मिशन था या फिर इनका जो धर्म का प्रचार था वो जो है तो दूसरों के एक्सेप्टेंस के साथ था। कोई फोर्सफुली ये धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने अपने धर्म की प्रचार किया, उन्होंने बताया कि लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए, जैसे गौतम बुद्ध ने, महावीर ने बताया, तो इन्होंने भी बताने का प्रयास किया कि जीवन जीने के लिए या फिर अच्छे से जीवन को लीड करने के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उनके बारे में बात की। अशोक ने शांति की बात की।
अखनातून की मैंने बात की हुई थी, जो इनसे पहले की शताब्दियों में थे, ईसा पूर्व भी और पहले इनसे एक राजा हुआ करते थे अखनातून। उन्होंने बात की थी शांति की, जो पूर्व में थे। पर हमारे लिए शांति पर बात करने वाला भारत का पहला राजा है। बड़ा राजा ही शांति पर बात कर सकता है। मैंने पहले ही क्लियर किया कि छोटे राज्य शांति के लिए योगदान नहीं दे सकते हैं, शांति पे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर क्या होगा, वो शांति अपना लेंगे तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे। पर अगर कोई बड़ा राजा है तो वो शांति की बात करता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई आक्रमण तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति के बारे में सभी को अंदाजा है। तो इन्होंने शांति की बात की, बाकियों जो इनके साथ हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया, दूसरी जगह शांति दूत भेजे। तो इससे क्या हो रहा है, राज्य स्थायित्व प्राप्त हो रहा है। युद्ध में बार बार नहीं झोंके जा रहे हैं किसान, क्योंकि उस टाइम पे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया सेना में भर्ती करना। तो जब बहुत सारे सैनिक इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं तो वो बहुत सारी अन्य गतिविधियों में लोग वहां के खुशी से कृषि और व्यापार, वाणिज्य, इनमें संलिप्त हो रहे हैं। यहां पर कला भी बढ़ेगी आगे चल के, बहुत सारी कलाओं का विकास होगा, मूर्तियां बनेंगी। ये सब कब होगा, जब आप युद्ध में संलिप्त ना रहो, एक शांति की व्यवस्था आपके यहां स्थापित हो, लोग अच्छे से जीवन यापन करें। पशुओं की बलि का विरोध किया। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक गौतम बुद्ध ने जब पशु बलि का विरोध किया तो किसी छोटे मोटे राजा के द्वारा, कम जगह के राजाओं के द्वारा क्या किया जा रहा था, छोटे राजाओं के द्वारा इन चीज़ों को अपनाया गया, पैट्रोनेज दिया गया, तो थोड़ा बहुत बंद करने का प्रयास किया गया। जब अशोक जैसा एक बड़ा राजा बात करता है, पशु बलि का विरोध करता है, पशु बलि को समाप्त करने का प्रयास करता है, और एक विजन के साथ, पूरी तैयारी के साथ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पशु बलि को समाप्त करने का प्रयास किया और कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई। तो जो शिकार करने वाले लोग हैं, जो मछुआरे हैं, वो फिर क्या करेंगे, तो इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इनके पास पूरा होमवर्क था, इन्होंने पूरी बात क्लियर की और यहां पर बताया, अल्टरनेट उपलब्ध कराया कि जो पशु बलि है उसको समाप्त करेंगे। और इसके बारे में कांधार मछुआरे जो हैं, हम अभी बात करेंगे, मछुआरे क्या करेंगे, मछुआरे और जो शिकारी हैं वो कृषि में योगदान देंगे। मछुआरे एवं शिकारी, मछुआरे एवं शिकारी कृषि करेंगे। कृषि के लिए योग्य भूमि कौन उपलब्ध कराएगा, कृषि के लिए भूमि और सिंचाई दोनों कौन उपलब्ध कराएगा, राज्य। मतलब जो अशोक का राज्य है वो इनको भूमि और सिंचाई दोनों उपलब्ध कराएगा। तो ये कृषि में योगदान देंगे और फिर इसी से क्या होगा, इसको राज्य उपलब्ध कराएगा। और ये जब अपने आप को सेटल कर लेंगे, खेती में अन्न उत्पन्न करेंगे, तो राज्य को टैक्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर एक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। अभी तक सब बात कर रहे थे कि पशु बलि बंद की जाएगी, अहिंसा की बात की जाएगी, पर इन्होंने एक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई कि हम मछुआरों और शिकारियों को कृषि एवं सिंचाई देकर, खेती देकर, जमीन देकर उसमें संलिप्त करेंगे, जिससे जो है तो पशुओं की संख्या बढ़ेगी, पशुओं के साथ भी अहिंसा का भाव रखा जाएगा। तो इन्होंने पशु बलि को बंद करने का प्रयास किया। और इन्होंने क्या बात, ये सब बात लिखी हुई है कांधार जगह अफगानिस्तान में, वहां पर जो अभिलेख मिला हुआ है, आप ये भी नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा कि कांधार अभिलेख में शिकारी एवं मछुआरों के बारे में बात की गई है। पशु बलि को समाप्त किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने धर्म के प्रचार के साथ साथ स्थायित्व प्रदान किया, व्यापार को उन्नत किया और पाटलिपुत्र को एक केंद्र के रूप में सशक्त किया। सब चीजें कहां पर डेवलप हो रही थी, पाटलिपुत्र में डेवलप हो रही थी। जैसे जैसे जब तक आप देखेंगे कि जब तक अशोक रहते हैं, पाटलिपुत्र केंद्रित रहता है, पाटलिपुत्र की सत्ता एक अच्छे हाथों में रहती है, तब तक ही मौर्य साम्राज्य चलता है। जैसे ही अशोक हट जाएंगे, राजा अशोक की मृत्यु हो जाएगी, तो उसी दिन से सब कुछ चीजें समाप्त हो जाएंगी और धीरे धीरे छोटे मोटे राज्य थे वो धीरे धीरे सर उठाने लगते हैं। सातवाहन वंश, दक्षिण में बहुत सारे राज्य बनने लगते हैं, मध्य में शुंगो, कंडवो, इनका शासन बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अशोक ने और मौर्य साम्राज्य ने भारत को इतने स्थानों तक जोड़ा जहां तक करीब करीब अंग्रेजों, मराठाओं, मुगलों, इन्होंने भी नहीं जोड़ पाया था। उन स्थानों पर भी इन्होंने कब्जा किया, उन क्षेत्रों को भी विकास के दौर में लाया और एक साथ एक परंपरा में जोड़कर धर्म के माध्यम से अशोक ने जोड़ने का कार्य किया। तो अशोक ने क्या किया, धर्म से जोड़ने का काम किया। इन्होंने जोड़ा लोगों को, पूरे साम्राज्य को धर्म के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। एक रूल के नीचे रूल करने का प्रयास अशोक के द्वारा किया गया।
तो आज हमने अशोक को देखा, बहुत सारी चीज़ें अभी छूट भी गई होंगी तो उसे हम और लेक्चर में देख लेंगे। अशोक की जो जो बातें रह गई प्रशासन से संबंधित, पर हमने बहुत ट्राई किया कि आपको अशोक के बारे में समझाया जाए, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि अशोक एक कैसे राजा थे और उन्होंने कैसे प्रशासन की नींव को रखा, कैसे शांति स्थापित की और शांति के साथ साथ अपने राज्य को कैसे स्थापित किया और कैसे राज्य को बढ़ाया, कि कैसे बाहरी लोगों का आक्रमण भी ना हो पाए। कुछ नीतियां थी जिनके बारे में बात करेंगे जो पतन के लिए योगदान दे देती है मौर्य साम्राज्य के। तो अगले लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य को अच्छी डिटेल से समझेंगे कि उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ और उनके पतन के साथ ही जो नई कंडीशंस उत्पन्न हुई तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे आगे चलकर भारत में और किन राजवंशों का उदय हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल के कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।